I will talk about wind direction and कोरियालिस फोर्स। आज हम वायु की दिशा और कोरियालिस फोर्स पर चर्चा करेंगे। नियमानुसार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं और प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ सीधी रेखा में होता है। As per rule, the winds blow from high pressure to low pressure, and the pressure gradient is oriented from high pressure to low pressure in a straight line. नियमानुसार हवाओं को उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ सीधे चलना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना पहुंचकर या तो आगे निकल जाती हैं निर्दिष्ट स्थान से या पीछे रह जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ विंड डायरेक्शन। और वायु में की दिशा में यह विक्षेप जो होता है वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज कास्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी 24 घंटे में अपने कीली पर धुरी पर पूर्ण एक चक्कर करती है और यह चक्कर भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक यानी पूरी पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूमती है। अतः भूमध्य रेखा पर अक्षांशों की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण, सर्वाधिक होने के कारण वहाँ पर रोटेशन की गति सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती है, अतः पृथ्वी के रोटेशन की गति भी कम होती जाती है। इस तरह से रोटेशन की गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। सर्वप्रथम फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और भूशास्त्री भौतिक शास्त्री जी.डी. कोरियालिस ने 1835 ईस्वी में इस तथ्य का अवलोकन किया था और नियम का प्रतिपादन किया था कि धरातल पर हवाएं पृथ्वी के रोटेशन के कारण विक्षेपित हो जाती हैं। विंड्स आर डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसका नामकरण उन्होंने कोरियालिस फोर्स या कोरियालिस इफेक्ट दिया था। इसीलिए कोरियालिस महोदय के नाम पर हवाओं की दिशा में विक्षेपण होने के प्रभाव या बल को हम कोरियालिस फोर्स कहते हैं। इन फैक्ट कोरियालिस इज़ नॉट इन इटसेल्फ ए फोर्स, रादर इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। वास्तव में कोरियालिस बल अपने आप में कोई बल नहीं होता है, बल्कि ये पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव होता है। अब भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति रोटेशन स्पीड सर्वाधिक होती है और वहाँ पर कोरियालिस फोर्स न्यूनतम होती है और ध्रुवों पर घूर्णन गति रोटेशन स्पीड न्यूनतम होती है और कोरियालिस फोर्स अधिकतम होती है। ये क्यों होता है, ये सवाल का उत्तर अगर आपको विशद रूप में जानना है तो किसी भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अध्यापक या एमएससी फिजिक्स के विद्यार्थी से संपर्क स्थापित करें और वो आपको इस विषय में विस्तृत विशद जानकारी देंगे। भूगोल के सामान्य विद्यार्थी के लिए, अध्यापकों के लिए बस इतना जान लेना ज़रूरी है कि कोरियालिस बल के कारण, प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड दस cyclonic circulation of air is formed in the northern hemisphere and anticyclone air circulation is formed in the southern hemisphere। अतः उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातीय वायु संचार और दक्षिणी गोलार्ध में
प्रतिचक्रवाती संचार का जनन होता है। अब देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से यानी 30 अंश 35 अंश अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, लेकिन चूंकि भूमध्य रेखा पर रोटेशन की स्पीड बहुत अधिक होती है, इसलिए हवाएं अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के बजाय पीछे छूट जाती हैं और ये उत्तर पूर्व व्यापारिक और दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाओं के रूप में प्रवाहित होती हैं। इसी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से मिडिल लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी 60 अंश और 65 अंश अक्षांशों के बीच में जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, तो चूँकि उत्तर या दक्षिण जाने पर रोटेशन की स्पीड कम होती जाती है, अतः ये हवाएं अपने निर्दिष्ट स्थान से आगे पहुंच जाती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवा और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवा कही जाती हैं। अब तीसरा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से हवाएं जो मध्य अक्षांशी निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, यहाँ पर हवाएं पीछे छूट जाती हैं और ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से चलती हैं दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से जो हवाएं सब पोलर या मिडिल लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं चलती हैं, जो वो इसी तरह से मुड़ जाती हैं। अब ये वायुदाब की पेटियाँ जो भूमध्य रेखीय वायुदाब की पेटी है, ये तापमानजन्य है, अत्यधिक सूर्यातप के कारण उत्पन्न होती है। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी भी तापजन्य है, मीन्स थर्मली इंड्यूस्ड है, जबकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और मिडिल लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं। ये गतिजन्य हैं, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हवा ऊपर उठती है, न्यून वायुदाब बनता है, जबकि 30 अंश 35 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में हवा ऊपर से नीचे बैठती है, इसलिए वहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है। और मध्य अक्षांशी जो निम्न वायुदाब क्यों बनता है? तापमान के कम होने पर भी वहाँ पर हवाएं पृथ्वी की गति के कारण फैल जाती हैं। एक बाल्टी लीजिए, उसमें आधा बाल्टी पानी भरिए और हाथ डाल के ज़ोर से हिलाइए उसको, और देखेंगे आप कि पानी दीवारों पर चढ़ जाता है और बीच सेंटर में खाली रह जाता है। यही हाल वहाँ है, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड। तो कोरियालिस प्रभाव या ये प्रभाव होता है, इफ़ेक्ट होता है, जो हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। कोरियालिस फोर्स अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, नॉट द स्पीड ऑफ द विंड। और इसी आधार पर आगे चल कर के हवाओं की दिशा में फेरल महोदय ने नियम का प्रतिपादन किया कि द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और दबाव के क्षेत्र को लेकर के 22 बैलेट महोदय ने नियम बनाया कि अगर हम हवा जिधर से आ रही है उधर पीठ करके और जिधर की तरफ जा रही है मुख करके खड़े हों, तो दाहिने हाथ की तरफ जो है वो उच्च वायुदाब होगा और बाएं तरफ निम्न वायुदाब होगा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होगा। साथियों, अब आगे हमें वीडियो जारी करेंगे कि नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी प्रतिक्रिया कितनी होती है, आप कितना देखते हैं, कितना कमेंट करते हैं। निर्भीक होकर के आप जो है इसमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, सार्थक पूछ सकते हैं। हम सभी कमेंट का जवाब देते हैं, जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं। जो समझ में नहीं आता है, मेरे समझ में आएगा तो तुरंत बता देंगे, नहीं आएगा तो खोज करके बताएंगे, फिर भी नहीं आएगा तो मैं ईमानदारी से कह दूंगा कि मुझे नहीं आता है। लेकिन इसको जो है आप कितना देखते हैं उस पर निर्भर करता है और कितना आप में चाहत है, अन्यथा आज के बाद हम वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे। और मेरे बचपन के जो अनुभव थे उसको देखने में पहले काफ़ी अभिरुचि लोगों को थी, अब धीरे धीरे वो
इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, इसलिए अब मैं उसे आगे तभी पोस्ट करूँगा जब आप में से एक दो नहीं बहुत से लोगों द्वारा मांग की जाएगी। अगर आप चाहते रहेंगे तो आगे हम ये क्रम जारी रखेंगे और फिर ट्राई सेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर पर बात करेंगे, हम एल नीनो और ला नीना पर बात करेंगे, हम इनके प्रभाव को मानसून पर भी बात करेंगे और मानसून की क्रियाविधि पर भी बात करेंगे, लेकिन आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। धन्यवाद।